नमस्कार दोस्तों, 30 जनवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़, हमारे बापू को याद करना। 30 जनवरी मार्टियर डे, शहीद दिवस। 30 जनवरी को हमारे देश में मार्टियर्स डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो दिन है जब हम अपने प्यारे लीडर मोहनदास करमचंद गांधी जी की डेथ को याद करते हैं। डेथ एनिवर्सरी है। अब वैसे तो वो एक बहुत दुख का समय था जब बापू को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं गांधी जी को आप कह सकते हो कि द बिगेस्ट फ्रीडम स्ट्रगलर ऑफ इंडिया, द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, और इनको रिस्पेक्ट देते हुए ही शहीद दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को, 5 महीने आजादी मिलने के बाद। और 30 जनवरी को ही तब से शहीद दिवस इंडिया में मनाया जाता रहा है। महात्मा गांधी जी, ही वॉज द फादर ऑफ अवर नेशन, टॉर्च बीरर ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। देखिए, इनके बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से शायद ही इंडिया में कोई एक ऐसा पर्सन होगा जिसको महात्मा गांधी जी के बारे में नहीं पता होगा। जनरल स्टडीज पेपर 1 में फ्रीडम स्ट्रगल में पर्टिकुलर चीज आपको काम है। ये शहीद दिवस याद रखिएगा, 30 जनवरी। और ये याद रखिएगा क्यों मनाया जाता है 30 जनवरी को, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को हमारे प्रिय बापू हमको छोड़ के चले गए थे। इस इंफॉर्मेशन को आप अपने हिसाब से कहीं पे भी कोट कर सकते हो। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे प्रिडिक्ट्स 11% ग्रोथ इन फिजिकल 2022। देखिए, जो इकोनॉमिक सर्वे आया है वो क्या बोल रहा है कि इंडिया इकोनॉमी इज इन द मिडल ऑफ अ वी शेप्ड सर्वे। तो वी शेप्ड सर्वे का मतलब क्या हो गया? वी शेप्ड रिकवरी का मतलब क्या हो गया कि पहले इकोनॉमी ऐसे जा रही थी, एकदम से नीचे गिरी कोरोना की वजह से, फिर एकदम से ऊपर उठी। तो इसको बोलेंगे आप वी शेप्ड सर्वे। ठीक है भाई। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इस ईयर में 2020-21 में 2020-21 में 2020-21 में जो कॉन्ट्रैक्शन है इकोनॉमी में वो 7.7% है। और अगले साल 2021-22 में जो ग्रोथ होगी वो 11% होगी। ये एक एस्टिमेट है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2020-2021 में। ठीक है भाई। कहीं ना कहीं ये सर्वे किस बेसिस पे बोल रहा है कि भाई 11% की रिकवरी होगी? तो ये इस बेसिस पे बोल रहा है कि कोरोना के पैंडेमिक के चलते इकोनॉमी एकदम से इतनी नीचे चली गई और अब लॉकडाउन डिविडेंड मिलेगा। लॉकडाउन डिविडेंड मतलब कि बहुत पेंट अप डिमांड है, तो लोग आगे आने वाले समय में ज्यादा खरीदारी करेंगे। हमारे मार्केट्स, इकोनॉमी तो ऊपर जा ही रही है, तो कहीं ना कहीं वी शेप्ड इकोनॉमी इस वजह से भी होगी कि गवर्नमेंट आगे आने वाले समय में पैसा अच्छा खर्च करने वाली है। कहीं ना कहीं इस इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू सरकार ने कुछ ऐसे इंडिकेशंस दिए हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि इस बजट में, जो कि 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, यहां पे सरकार काफी सारा फिस्कल स्टिमुलस देने वाली है। सरकार के ऊपर 2020-21 में ये इल्जाम लगाया गया कि सरकार ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर रही है, सरकार कम पैसा खर्च कर रही है। लेकिन सरकार ने अपना लॉजिक दिया। सरकार ने क्या बोला कि देखिए, जो कंजर्वेटिव फिस्कल स्टिमुलस है ये डिफेंड कर रहे हैं। क्यों डिफेंड कर रहे हैं? सरकार ने बोला कि मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी में आपने ब्रेक दबा रखे हैं, गाड़ी स्टार्ट है, आपने गाड़ी में ब्रेक दबा रखे। अभी ब्रेक को दबा के आप एक्सीलेटर दबाओगे तो क्या कोई फायदा है गाड़ी को एक्सीलेटर दबाने का? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ब्रेक दबे हुए तो गाड़ी आगे चलेगी ही नहीं, तो वेस्टेज होगा फ्यूल का। यही बात यहां सरकार कह रही। सरकार ये बोल रही है कि हमारी इकोनॉमी बहुत हीट अप हो जाएगी क्योंकि डिमांड है नहीं, लॉकडाउन के चलते लोगों की जेब में पैसे हैं नहीं। अभी यहां पे हम पैसा डालते ही जाएंगे, डालते ही जाएंगे, डालते ही जाएंगे, तो वेस्टेज होगा पैसे का, डिमांड आगे नहीं बढ़ेगी। ये सरकार का लॉजिक है। सरकार इसीलिए बोल रही है कि हमने फिस्कल स्टिमुलस को, पैसे को इकोनॉमी में बहुत सोच समझ के इंक्लूड किया है। एकदम से पैसा हर जगह पे बिल्कुल बहा देंगे तो उसका एब्सोल्यूट टर्म्स में फायदा नहीं आएगा। ये सरकार का लॉजिक है। फिर सर्वे ये भी बोलता है, इकोनॉमिक सर्वे, द वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी while avoiding a second wave of infection make India sui generis, unique case in this unique synchronized global recession। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडिया की वी शेप इकोनॉमी देखने को मिलती है, और खासकर ये इकोनॉमिक रिकवरी तब देखने को मिलती है जब हमारे देश में सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन ना आए। पूरे यूरोपियन यूनियन में और पूरे इंग्लैंड में सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन है कोरोना की, और बहुत तेजी से फैला है वहां पे कोरोना। अगर इंडिया एक सेकेंड वेव ऑफ ये इन्फेक्शन को अवॉइड कर लेता है, कोरोना की दूसरी वेव अगर इंडिया में नहीं आती है और हमारी इकोनॉमिक रिकवरी तेज रहती है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो केस है ना, वो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन जाएगी। हमारी कंट्री की इकोनॉमिक रिकवरी पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन जाएगी। और कहीं ना कहीं इंडिया के पॉलिसी मेकर्स का ये मानना है कि जो रैपिड वैक्सीन रोल आउट है इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। अगर वैक्सीन एफिशिएंट निकल आती हैं भाई, कहीं ना कहीं आप समझिए हमारी सरकार की सारी पॉलिसीज प्लस डायरेक्शन में चली जाएंगी। ठीक है भाई। फिर आईएमएफ को भी कोट किया है यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी यही बोलना है कि जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ है
2021 2022 में वो 10% से ज्यादा ही रहने वाली है और इंडियन इकोनॉमी विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इन नेक्स्ट 2 years, ऐसा भी बोला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल सर्वे बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है हमारा। एक्चुअली में क्या होगा ये समय आने पे ही पता चलेगा। ओके, अच्छा, कहीं ना कहीं इंडिया के जो एब्सोल्यूट ग्रोथ नंबर्स दिख रहे हैं, जो 11-12% की आपको इकोनॉमिक ग्रोथ दिख रही है, क्यों दिख रही है? वो इसलिए दिख रही है क्योंकि 2021 में जो हमारी इकोनॉमी वो बहुत नीचे चली गई, तो जो बेस इफेक्ट है वो आ गया। तो जो चीज पहले 100 रुपए की थी वो 90 रुपए की हो गई। अभी 90 रुपए की चीज 110 रुपए की होगी तो ग्रोथ तो आपको ज्यादा ही नजर आएगी ना। कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर 2020-21 से 5 साल पहले की बात कर लीजिए तो इंडियन इकोनॉमी की एवरेज ग्रोथ रही है प्रति साल 6.7% की, जिसको काफी अच्छा नंबर बताया जाता है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या निकल के आता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी और गवर्नमेंट बजटिंग में ये चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है गवर्नमेंट टाइटन्स ओवरसाइट ऑन फंड्स रिसीव्ड बाय एनजीओ। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो पर लाइक का बटन अगर ना दबाया अब तक तो दबा दीजिए, एक कमेंट छोड़ दीजिए एंगेजमेंट के लिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप अपने जेन्युइन डाउट्स के लिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए, और ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प भी कर सकते हो। लाइक जरूर मार देना, मिनिमम इतना जरूर करके जाना। तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक चार्टर ले किया है बैंक के लिए, बैंकों के लिए आप कह सकते हो ना कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लो किया है, और ये बोला है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि अपने पास डोनेशन ले रहे हैं इंडियन रुपीस में, और वो डोनेशन ले रहे हैं किसी फॉरेन सोर्स से, और किसी ऐसे फॉरेन सोर्स से डोनेशन ले रहे हैं जो कि इंडिया में लोकेटेड है। अब तक क्या होता था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में बाहर से जो पैसा आ रहा है उसके ऊपर प्रॉपर रेगुलेशन है। अब अगर आप एनजीओ, अब देखिए बाहर से जो पैसा आएगा वो फॉरेन करेंसी में आएगा, यूएसडी में आएगा, यूरो में आएगा, दिनार में आएगा, एईडी में आएगा, किस में भी आएगा वो फर्क अलग बात है। तो कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसी से जो पैसा आता था, बाहर से आता था, उसके ऊपर रेगुलेशन था एफसीआरए का। अब सरकार बोल रही कि वो एनजीओ जो इंडिया में काम कर रहे हैं, वो एनजीओ अगर इंडियन रुपी में पैसा लेते हैं और इंडिया में ऑपरेट करने वाली एक फॉरेन कंपनी से पैसा लेते हैं, फॉरेन सोर्स से पैसा लेते हैं, तो उसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही बोला जाएगा, और उसके ऊपर भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजंस लागू होंगे। तो इंडिया में रह के एक एनजीओ, चाहे वो इंडियन एनजीओ हो चाहे वो फॉरेन एनजीओ हो, वो इंडियन एनजीओ अगर इंडियन रुपीस में डोनेशन लेती है, और वो डोनेशन लेती है किसी एक ऐसे कंपनी से, किसी एक ऐसे सोर्स से जो है फॉरेन का बट इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो वो है फॉरेन का, इंडिया में रजिस्टर्ड है, और वो किसी एनजीओ को पैसा दे रहा है, तो उसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। और बैंकों को सख्त हिदायत दी गई है एग्जिस्टिंग रूल्स के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई अगर कोई भी एनजीओ, एसोसिएशन या पर्सन फॉरेन कंट्रीब्यूशन का रिसिप्ट ले रहा है या उसको यूटिलाइज कर रहा है, तो आप तुरंत किसको इन्फॉर्म करेंगे? सरकार को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। आप ये भी चेक करेंगे कि एफसीआरए के अंदर वो पर्सन या फिर वो फर्म रजिस्टर्ड है या नहीं है। पिछले सितंबर में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 को पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड किया गया और एक नया प्रोविजन जोड़ा गया that it makes mandatory for all NGOs to receive foreign funds in a designated bank account in SBI बैंक न्यू दिल्ली ब्रांच। यानी कि वो एनजीओस जो कि फॉरेन से पैसा लेते हैं अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 को अमेंड करके बोला गया कि ये एनजीओस अपने अकाउंट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की न्यू दिल्ली ब्रांच के साथ एसोसिएट करेंगे ही करेंगे। जिस एनजीओ के पास अपना खुद का दूसरे बैंक में अकाउंट है, वो दूसरे बैंक का अकाउंट भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उस बैंक के अकाउंट को एसबीआई ब्रांच इन न्यू दिल्ली के एक बैंक अकाउंट से लिंक करना बहुत जरूरी है, ताकि सरकार ट्रैक कर पाए कि एक्चुअली में उस पर्टिकुलर एनजीओ के पास बाहर से कितना पैसा आ रहा है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एनजीओ को इतना ज्यादा रेगुलेट क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा बोलना है सरकार का, और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है कि ये जो एनजीओज होते हैं ना, ये बेसिकली फॉरेन प्रेशर ग्रुप्स के हिसाब से चलते हैं। फॉरेन प्रेशर ग्रुप्स अपने पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए कहीं ना कहीं चाहते हैं कि देश की डेवलपमेंट ना हो, इंडिया में इन्वायरमेंटल इश्यूज को उठा के इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को रोक दिया जाए। तो ऐसे केसेस में ये एनजीओ देश की प्रोग्रेस के लिए काम नहीं करते, देश की प्रोग्रेस के लिए अगेंस्ट काम करते हैं। इन्वायरमेंटल मुद्दे को उठा के ये देश की प्रोग्रेस के अगेंस्ट काम करने लगते हैं, विच इज बेसिकली अ थ्रेट ऑन द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो इसीलिए ये जो एनजीओस हैं, इनको कहां से कितना पैसा आ रहा है इसके ऊपर सरकार का एक चेक होना जरूरी है, क्योंकि अगर एनजीओस का पैसा आप ब्लॉक कर दोगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। अब इस बेसिस पे सरकार को क्रिटिसाइज भी किया गया है, और एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इस बेसिस को सरकार को सपोर्ट भी करता है। अगर आप मुझसे बोलो तो यहाँ पे एक बैलेंस्ड अप्रोच जरूरी है। कुछ हद तक सरकार का एनजीओस को रेगुलेट करना जरूरी है। आप एनजीओस को खुलेआम नहीं छोड़ सकते कि वो कहीं से कितना भी पैसा ला रहे हैं।
दूसरी बात, सरकार का एनजीओ को चोक कर देना वो भी गलत है, क्योंकि ऑन ग्राउंड ये एनजीओ बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन को रोकते हैं, माइनॉरिटीज की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जो डिसेबल्ड और वल्नरेबल बच्चे हैं उनके लिए काम करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, इन्फेंट मैटरनल मोर्टिलिटी इन सबको रोकने के लिए काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन एनजीओ का सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को बढ़ाने में भी इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाना चाहिए जहां पे सरकार हल्का फुल्का रेगुलेट भी करे इन एनजीओ को, और ये एनजीओ भी अपना काम इंडिपेंडेंटली कर पाए, ऑटोनोमस तरीके से कर पाए, और इन दोनों चीज के बीच में एक मिडिल पॉइंट ढूंढ पाना ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। फिर अगर पेनल प्रोविजंस की बात की जाए तो देखिए, मिनिस्ट्री समय समय पे गाइडलाइंस और चार्टर इश्यू करती रहती है कि एनजीओ किस प्रकार से काम करेंगे, और एनजीओ के ऊपर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के जो प्रोविजंस है वो प्रॉपर तरीके से लागू हों। अच्छी बात यह है कि इन एनजीओ के पास पैसा आएगा कहां, इन एनजीओ के पास पैसा बैंक के थ्रू आएगा, और बैंक सरकार के रेगुलेशन के अंदर काम करते हैं। तो भाई मिनिस्ट्री ने और हमारी सरकार ने सीधे सीधे बैंकों को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सीधे सीधे बैंकों को इंस्ट्रक्शन दे रखा है, पैसा आए तो आप सरकार को बताइए, और बैंक बताएंगे। 2019 में भी एमएचए ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के जो नियम कानून थे उनको बदला था, और क्या बोला था, इवन पर्सन्स प्रोहिबिटेड टू रिसीव फॉरेन फंड्स, जैसे कुछ पर्सन्स हैं, कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन्स हैं, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, जुडिशरी के मेंबर्स, ये बाहर से पैसा नहीं ले सकते, दे आर नॉट अलाउड टू टेक फॉरेन मनी। लेकिन अगर इनके पास बाहर से पैसा आ रहा है रिलेटिव से, और वो पैसा 1 लाख रुपए से कम का है, तो 1 लाख रुपए से कम वो पैसा ले सकते हैं। मतलब पहले 2019 में ये बोला गया कि भाई जुडिशरी के मेंबर्स, पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के नियम कानूनों के अंदर अपने रिलेटिव से 1 लाख रुपए से कम पैसा बाहर से ले सकते हैं। अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा ले रहे हैं तो भाई कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को पता चलना चाहिए, किसके थ्रू, बैंकों के द्वारा। तो आप देखिए कि सिर्फ एनजीओस पे नहीं, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस और मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी के ऊपर भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के जो पीनल प्रोविजन से लागू होते और होंगे ही ना भाई। ये जर्नलिस्ट, ये पॉलिटिशियंस, ये जुडिशरी के मेंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स होते हैं, और कहीं ना कहीं पब्लिक पॉलिसी में और नेशनल डेवलपमेंट में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जुडिशरी सरकार के द्वारा बनाए गए किसी नियम कानून को रोक सकती है, जर्नलिस्ट सरकार की पॉलिसी को गलत लाइट में दिखा सकते हैं, पॉलिटिशियंस तो खुद नियम कानून बनाते हैं, तो इनके पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर अगर पैसा आ रहा है तो तरीके से आना चाहिए, उसके ऊपर रेगुलेशन होना चाहिए, और रेगुलेशन है भी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ गुड प्रैक्टिसेस भी बना रखी हैं एनजीओ को फॉलो करने के लिए। एनजीओ को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिस हिसाब से भी आपको ऑपरेट करने के लिए बोलता है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने बना रखे हैं, जो स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, वो स्टैंडर्ड्स एनजीओ को भी फॉलो करने हैं। तो एनजीओ को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को समय समय पर बताना है कि क्या इस एनजीओ का कोई डोनर या क्या इस एनजीओ में कोई रेसिपिएंट जो कि पैसा ले रहा है वो किसी प्रकार की सस्पिशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है क्या। रिक्रूटमेंट करते समय आप अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर तरीके से चुनेंगे, आपने जिस एम्प्लॉयज को चुना है अगर बाद में वो फ्रॉड निकलते हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। इस प्रकार की बहुत सारे नियम कानून मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन एनजीओ को चेक करने के लिए बना रखे हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट करता है कि आप तो पता चल गया होगा आपको, इट रेगुलेट्स फॉरेन डोनेशंस एंड इंश्योर्स दैट सच कंट्रीब्यूशंस डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो ये फॉरेन ये रेगुलेशन को रेगुलेट करता है और इस बात को देखता है कि इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री अफेक्ट ना हो। ये एक्ट इनेक्ट किया गया 1976 में, इसको बाद में अमेंड किया गया 2010 में, और फाइनली 2020 में भी इसको अमेंड किया गया। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। फिर इकोनॉमिक सर्वे आया। इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू एक चीज जोड़ी गई है, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। क्या है ये बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स? हमारे देश में बहुत सी इनइक्वालिटीज हैं। किस तरीके की इनइक्वालिटीज हैं? भाई लोगों के पास साफ पीने का पानी नहीं है, सैनिटेशन में लोग रह नहीं पाते, अभी स्लम्स में जाके देखिए, चौल में जाके देखिए, हाइजीन की कमी है, हाउसिंग कंडीशंस अच्छे नहीं है, और खासकर ये कमियां अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया में देखने को मिलती है। अगर आप रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया को कंपेयर करोगे, कहीं ना कहीं अर्बन इंडिया ऊपर है, बट प्रॉब्लम यह है कि अर्बन इंडिया में भी इन नेसेसिटीज को बहुत लिमिटेड तबका ही अफोर्ड कर पाता है। ज्यादातर तबका अर्बन इंडिया में भी डिसएडवांटेज पे है। चॉल्स प्रोलिफरेट कर रही हैं पूरे देश में, ठीक है, चॉल तो चलिए फिर भी अच्छी होती हैं, स्लम्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं पूरे देश में। तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2021 में एक इंडेक्स बनाया है, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। जैसे कि 2019-20 में इकोनॉमिक सर्वे में एक चीज आई थी, थालीनॉमिक्स, जिसमें यह बताया गया था कि थाली के थ्रू आपको एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिल सकता है, थाली की कॉस्ट इतनी कम है। इसी प्रकार से ये बीएनआई बनाया गया, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, जो कि ये बताएगा कि भाई
5 डायमेंशंस और 26 इंडिकेटर्स। 5 डायमेंशंस कौन? वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड अदर फैसिलिटीज। इसमें 26 इंडिकेटर्स, और इन इंडिकेटर्स में यह बताया जाएगा कि भाई देश के अलग अलग इलाकों में जो रह रहे हैं लोग, क्या उनकी बेयर नेसेसिटी पूरी हो रही है? इस चीज को यहां पे क्लासिफाई किया जाएगा। बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के 3 लेवल्स हैं, हाई लेवल, मीडियम लेवल, लो लेवल। ये 3 लेवल, हाई लेवल, मीडियम लेवल, लो लेवल, इन लेवल्स में जो वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो इन्वायरमेंट, अदर फैसिलिटीज जैसे डायमेंशंस हैं, उसमें ओवरऑल इक्वलिटी को किस प्रकार से इंडिया में इंप्लीमेंट किया जा रहा है? क्या रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया में रहने वाले लोग आपस में बराबर हैं? अगर बराबर नहीं तो किस हद तक वो डिसएडवांटेज्ड हैं? इन सब चीजों को इस बीएनआई में मेजर करने की कोशिश किया जाएगा, और इस बीएनआई के आधार पर ऑब्वियसली बात है जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सुविधा पहुंच सके। तो गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब लोग अपनी अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी डिवाइस कर सकते हैं ताकि 2030 तक ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें पॉवर्टी कम करनी है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक्सेस इंप्रूव करनी है, सैनिटेशन लाना है, हाउसिंग लाना है, 2030 तक इनको मीट किया जा सके। नीडियर पॉपुलेशन की इफेक्टिव टारगेटिंग होनी चाहिए, चाहे वो नीडियर पॉपुलेशन शहरों में रह रही हो, चाहे गांव में रह रही हो, चाहे किसी भी स्टेट में हो। ये है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल स्टडीज पेपर 3 में, इंडियन इकोनॉमी में ये चीज आपको काम आएगी। आप चिंता मत करिए, इकोनॉमिक सर्वे पे मैं वीडियो बनाऊंगा। इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हैव अ ग्रेट डे दोस्तों, यही था आज का करंट अफेयर्स। गुड बाय।